आज की तारीख है 2 दिसंबर 2025 और आज हम जिन खबरों पर बात करने वाली हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बना रही हैं। ये तस्वीर है तकनीक, अपराध और शासन के बीच चल रही एक जबरदस्त खींचतान की। हमारे सामने आज के प्रमुख अखबारों के कुछ हिस्से हैं। एक तरफ डिजिटल अरेस्ट जैसे नए और काफी शातिर ऑनलाइन घोटालों की कहानी है, तो दूसरी तरफ सरकार का एक नया तकनीकी कवच। एक तरफ इंटरनेट पर महिलाओं के लिए जो खतरे बढ़ रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट है, तो दूसरी तरफ संसद में बन रहे नए आर्थिक कानूनों की गूंज भी सुनाई दे रही है। और इन सब के ऊपर भविष्य के एक ऐसे खतरे की चेतावनी है जिसके लिए शायद हम तैयार ही नहीं हैं। तो आज हम इन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस नई डिजिटल दुनिया में हमारे लिए, हमारे समाज के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इन खबरों की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो सुनने में, सच कहूं तो, किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट नाम के घोटालों पर नकेल कसने के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन एक मिनट, ये डिजिटल अरेस्ट है क्या? मतलब क्या कोई सच में किसी को ऑनलाइन गिरफ्तार कर सकता है? ये होता कैसे है? ये नाम ही अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक चाल है। इसमें कोई असल गिरफ्तारी नहीं होती। होता ये है कि घोटालेबाज आपको फ़ोन करते हैं और ख़ुद को सीबीआई, पुलिस या किसी और बड़ी सरकारी एजेंसी का अफसर बताते हैं। फिर वो एक बहुत गंभीर और डरावनी कहानी सुनाते हैं कि आपके नाम से कोई गैर कानूनी पार्सल मिला है जिसमें ड्रग्स हैं, या आपके बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। और जाहिर है कोई भी आम इंसान ये सुनकर तो घबरा ही जाएगा। हाँ, और इसी घबराहट का वो फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि जांच के लिए आपको हमारे साथ सहयोग करना होगा, और फिर वो आपको एक वीडियो कॉल पे आने के लिए मजबूर करते हैं। उस कॉल के दौरान वो आपको आदेश देते हैं कि आप घर में ही एक कमरे में बंद रहें, किसी से बात ना करें। अच्छा, मतलब कैमरे के सामने बैठे रहो? हाँ, कैमरे के सामने बैठे रहें। वो आपको घंटों तक ऐसे ही कैद रखते हैं। यही है डिजिटल अरेस्ट। और इसी दौरान वो आपकी सारी जानकारी निकलवा लेते हैं और मामला सुलझाने के नाम पर डरा धमकाकर आपसे लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। ये तो दिमाग से खेलने वाला अपराध है, पूरी तरह से। और आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। केंद्र सरकार का एक नोट बताता है कि ये धोखेबाज अब तक 3,000 करोड़ रुपए लूट चुके हैं और खासकर बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो कदम उठाया है उसमें क्या खास बात है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प और असाधारण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य प्रक्रिया से हटकर ये कदम उठाया है। आमतौर पर क्या होता है कि सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है, जिसे जनरल कंसेंट कहते हैं। हाँ, ये तो अक्सर खबरों में रहता है। सही कहा। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और ये देखते हुए कि ये पूरे देश में फैला हुआ है, कोर्ट ने सीधे पूरे देश में जांच करने का आदेश दे दिया और 13 राज्यों को इसमें पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका इस नए तरह के संगठित अपराध को कितनी गंभीरता से ले रही है। मतलब अब सीबीआई की पहुंच इस मामले में पूरे देश में होगी, बिना किसी राज्य की रुकावट के। हाँ, और बात सिर्फ इन घोटालेबाजों को पकड़ने तक ही सीमित नहीं है। कोर्ट ने समस्या की जड़ पर हमला किया है। उन्होंने न केवल धोखेबाजों पर बल्कि उन बैंक कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने को कहा है जिनकी मिलीभगत से ये फर्जी खाते खोले जाते हैं। अच्छा, जिन्हें अपराध की दुनिया में मूल अकाउंट्स भी कहते हैं? बिल्कुल। और साथ ही उन टेलीकॉम कंपनियों की लापरवाही पर भी सख्त टिप्पणी की गई है, जहां एक ही पहचान पत्र पर सैकड़ों सिम कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। कोर्ट का संदेश साफ है, इस अपराध को जो पूरा इकोसिस्टम संभव बना रहा है उसे तोड़ना होगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपराधियों के पीछे है और दूसरी तरफ सरकार इस सिस्टम को ही ठीक करने की कोशिश कर रही है। दूरसंचार विभाग ने संचार साथी ऐप को लेकर एक बड़ा निर्देश जारी किया है। जी, दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि मार्च 2026 से भारत में बेचे जाने वाले हर नए फोन में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल होना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं निवारक कदम है। इस ऐप से आप कई काम कर सकते हैं, जैसे स्कैम कॉल्स की रिपोर्ट करना या ये जांचना कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। और फोन चोरी होने पर उसे दूर से ब्लॉक भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये काफी काम का ऐप है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक ताकतवर टूल की तरह। लेकिन क्या एक ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर देना, क्या यह सही है? और क्या आम लोग, खासकर वो जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं है और जिन्हें ये घोटालेबाज सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं, वो सच में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? आपका सवाल बहुत वाजिब है। किसी भी तकनीक की सफलता तो इसी बात पर निर्भर करती है कि लोग उसे कितना अपनाते हैं। लेकिन यहां सरकार के इरादे को समझना जरूरी है।
अगर हम इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जोड़कर देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। ये नए जमाने के अपराधों से निपटने का एक नया तरीका है। सिर्फ अपराधी को सजा देना काफी नहीं है, क्योंकि उनकी जगह कोई और ले लेगा। असली समाधान है उस सिस्टम को ही बदलना जो अपराध को संभव बनाता है। और यहाँ वो सिस्टम है सिम कार्ड और बैंक खाते। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अपराधियों के पीछे है और सरकार उस सिस्टम को ठीक कर रही है। ये दिखाता है कि शासन अब समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं। तकनीक के इस दोहरे चेहरे की बात करें तो इसका एक और स्याह पहलू है, और ये सिर्फ पैसों की ठगी तक सीमित नहीं है। दिल्ली की महिलाओं से जुड़ी एक रिपोर्ट बताती है कि कई लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, इंटरनेट एक डरावनी और खतरनाक जगह बनता जा रहा है। ये रिपोर्ट वाकई परेशान करने वाली है। इसमें बताया गया है कि साइबर स्टॉकिंग मतलब ऑनलाइन पीछा करना, निजी जानकारी को पब्लिक कर देना, जिसे डॉक्सिंग कहते हैं, फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाना और यहाँ तक कि रेप की धमकियां देना, ये सब बहुत आम हो गया है। एक पीड़िता ने अपना अनुभव साझा किया है कि कैसे सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने के बाद उसका फ़ोन नंबर और तस्वीरें कई ग्रुप्स में फैला दी गईं। ये सिर्फ ऑनलाइन उत्पीड़न नहीं है, ये असल दुनिया में असुरक्षा का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और यहाँ एक बहुत ही विरोधाभासी और हैरान करने वाला आंकड़ा भी है। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले कुल अपराधों में देश में सबसे आगे है। लेकिन जब बात खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम की आती है तो यहाँ मामले बहुत कम दर्ज होते हैं। ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो उससे जवाब मिला, आप ऐसे लोगों से बात ही क्यों करती हो? ये तो पीड़ित को ही दोषी ठहराने जैसा हो गया। हाँ, यही रवैया पीड़ितों को और हतोत्साहित करता है। और तीसरा, इस तरह के अपराधों से जुड़ी शर्म और डर। लोग अपनी निजी जानकारी के बाहर आने से डरते हैं। पुलिस का भी अपना एक पक्ष है। उनका कहना है कि वे गुमनाम शिकायतों पर जो आपत्तिजनक कंटेंट होता है उसे तो हटवा देते हैं, लेकिन चूंकि शिकायतकर्ता सामने नहीं आता इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते। तो ये एक तरह का गतिरोध बन गया है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक कैच-22 वाली स्थिति है। पीड़ित सामने आने से डरता है और बिना उनके सामने आए कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ पीड़ित पर नहीं डाली जा सकती। एक ऐसा सुरक्षित और संवेदनशील माहौल बनाना भी सिस्टम की ही जिम्मेदारी है, जहां पीड़ित बिना डरे, बिना किसी शर्म के अपनी शिकायत दर्ज करा सके। जब तक ये भरोसा कायम नहीं होगा, तब तक ये आंकड़े जमीनी हकीकत को नहीं दिखाएंगे और अपराधी बचते रहेंगे। सिस्टम के इन गैप्स और उन्हें भरने की जरूरत की बात हमें सीधे उस जगह ले जाती है जहां देश के कानून बनाए जाते हैं, यानी संसद। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और यहाँ भी शासन और नीतियों को लेकर काफी गहमागहमी है। हाँ, पहले ही दिन सरकार ने 2 महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयक पेश किए हैं। एक विधेयक तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए है और दूसरा पान मसाला के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए। अगर इससे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला ये सब और भी महंगे हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ टैक्स बढ़ाकर सरकार का खजाना भरने की कोशिश है? सरकार का तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सरकार का कहना है कि इस बढ़े हुए टैक्स से जो अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के लिए किया जाएगा। ये एक दिलचस्प रणनीति है। ये दिखाता है कि कैसे वित्तीय नीतियों को, मतलब टैक्स लगाने को, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े लक्ष्यों से जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, ये गवर्नेंस का एक तरीका है। लेकिन जाहिर है संसद में सिर्फ शांति से विधेयक ही पेश नहीं हुए। पहले दिन काफी हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने किसी मुद्दे पर वॉकआउट भी किया। हाँ, विपक्ष ने चुनावी सुधारों पर बहस की मांग को लेकर काफी विरोध किया। वो खासकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर तत्काल चर्चा चाहते थे और जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। एक मिनट, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर जिस पर इतना हंगामा हुआ, ये असल में है क्या? एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसके जरिए वोटर लिस्ट को बहुत तेजी से और एक लक्षित तरीके से अपडेट किया जाता है। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब चुनाव नजदीक हो। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और इतनी तेजी में काम करने से कुछ योग्य वोटरों के नाम छूट जाने का या गलत तरीके से जुड़ जाने का खतरा रहता है। इसीलिए वे इस पर बहस चाहते थे। और इसी हंगामे पर प्रधानमंत्री की एक तीखी टिप्पणी भी आई। जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ड्रामा के लिए नहीं बल्कि डिलीवरी के लिए है।
उन्होंने कहा कि चुनावी हार से मिली निराशा को सदन में नहीं दिखाना चाहिए और विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ये बयानबाजी दिखाती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव बना हुआ है और ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी गहमा-गहमी और टकराव के बीच देश के लिए नए कानूनों का भविष्य तय होता है। ये भारतीय लोकतंत्र की एक तरह से परंपरा बन गई है, जहां काम शुरू होने से पहले थोड़ी राजनीतिक आतिशबाजी जरूरी होती है। तो संसद जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियों पर ध्यान दे रही है, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर एक ऐसे खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं जो किसी देश की सीमाओं में बंधा नहीं है और जिसके लिए शायद पूरी दुनिया तैयार नहीं है। वो बायो टेररिज्म की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। बायो टेररिज्म यानी जैविक आतंकवाद। इसका मतलब है कि आतंकवादी जानबूझकर वायरस, बैक्टीरिया या दूसरे जैविक एजेंटों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर बीमारी और मौत फैला सकते हैं। और विदेश मंत्री ने सिर्फ दुश्मन देशों से ही नहीं, बल्कि गैर सरकारी तत्वों यानी नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि आतंकवादी समूहों से भी इस खतरे की ओर इशारा किया है। ये सोचना भी डरावना है। लेकिन क्या इस तरह के खतरों से निपटने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियां या संगठन नहीं है? हैं, लेकिन विदेश मंत्री ने उन्हीं की कमियों को उजागर किया है। उन्होंने खास तौर पर बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC का जिक्र किया, जो जैविक हथियारों पर रोक लगाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उन्होंने बताया कि इस संधि की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसके पास कोई स्थायी तकनीकी संस्था नहीं है जो निगरानी रख सके, न ही वैज्ञानिक विकास पर नजर रखने का कोई व्यवस्थित तंत्र है। और आज जब जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी तकनीकें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खामी है। और यहीं पर हम फिर से अपने आज की चर्चा के मूल विषय पर वापस आते हैं, तकनीक, अपराध और शासन की खींचतान। बस फर्क इतना है कि अब तकनीक बायोलॉजी है, अपराध आतंकवाद है और शासन को राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर काम करना होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी वैश्विक शासन की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक अहम सुझाव भी दिया। उनका कहना था कि ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों को जैविक सुरक्षा की तैयारियों के केंद्र में होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई हमला होता है तो सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है और उनके पास इससे निपटने के लिए संसाधन भी सबसे कम है। ये भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का एक अहम पहलू है। तो आज की इस पूरी पड़ताल से 3 बड़ी बातें साफ तौर पर उभर कर सामने आती हैं। पहली, तकनीक एक दोधारी तलवार है। एक तरफ डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध है तो दूसरी तरफ संचार साथी जैसे समाधान भी हैं, और इनसे निपटने के लिए कानून और तकनीक दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरी बात यह कि शासन के तरीके बदल रहे हैं। अब आर्थिक नीतियां जैसे कि तंबाकू पर टैक्स, ये सिर्फ पैसे जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े सामाजिक लक्ष्यों को साधने के एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह कि भविष्य की चुनौतियां जैसे कि बायो टेररिज्म किसी एक देश की समस्या नहीं है। इनके लिए हमें पुरानी संधियों से आगे बढ़कर एक मजबूत और नई तरह की वैश्विक साझेदारी बनानी होगी। इन सब बातों से एक विचार ये भी उठता है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये सब तो अपनी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इन नए डिजिटल और जैविक खतरों के दौर में एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारी कितनी है? घोटालों को पहचानने की हमारी क्षमता, हमारी डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन दुनिया में हमारी सतर्कता, ये सब हमें और हमारे समाज को सुरक्षित रखने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। शायद हमारी सुरक्षा की पहली दीवार संसद या सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बल्कि हमारी अपनी स्क्रीन पर और हमारे अपने विवेक में है। ये एक सोचने वाली बात है।